कार्यक्रम बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। पहली खबर कांग्रेस में फेरबदल को लेकर है, जहां कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सोमवार को पार्टी का महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया। तो वहीं दूसरी खबर सोनाली फोगाट के मर्डर केस को लेकर है, जहां गोवा के मापुसा कोर्ट में दोनों हत्यारे पेश नहीं किए गए, जिसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां हर खबर की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इस दौरान साइन बोर्ड पर लगे अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। और आखिरी खबर बल्लभगढ़ से है, जहां देर रात तक डीजे बजाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। साथ ही सिटी थाना एसएचओ सत्वान ने बताया कि देर रात डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सोमवार को पार्टी का महासचिव और छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सदस्य शक्ति सिंह गोहेल को हरियाणा का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये नियुक्तियां की है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष शैलजा को पीएल पुनिया की जगह पर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को राजस्थान से हरियाणा में प्रवेश करेगी। इसके अलावा अगले साल छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा अहम भूमिका में रहेंगी। वहीं शैलजा राजस्थान में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। फिलहाल हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोध की वजह से कुमारी शैलजा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर पूर्व विधायक उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से हरियाणा कांग्रेस से सभी पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के राजनीतिक वारिस कुलदीप बिश्नोई की विदाई हो गई। बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने के बाद हरियाणा कांग्रेस में प्रभावी नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा भी हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो वहीं इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रोफेसर विदु रावल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। इसके साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल लेते हैं प्रोफेसर विदु रावल जी से। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो फेरबदल हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसको कहां पर जिम्मेदारी क्या दे, लेकिन कांग्रेस मृत प्राय है। आज कांग्रेस पार्टी का ना हरियाणा प्रदेश में और ना ही देश में कोई भी जो है स्टेक रह गया है। तो मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों के बदलने से या जिम्मेदारी नहीं मिलने से लोगों को कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है कांग्रेस के फॉर्च्यून्स में। वैसे भी हमने देखा कि किस प्रकार हरियाणा में कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़वाया गया, जबकि हरियाणा में भी राज्यसभा की सीट पर उन्होंने अजय माकन जी को भेजा। अजय माकन जी जो राजस्थान के प्रभारी थे। और किस प्रकार से हमने देखा कि विवेक बंसल जी, जो अभी हाल ही में केवल 1.5 वर्ष पूर्व ही कांग्रेस के प्रभारी बने थे हरियाणा के, उनको हटा दिया गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस बुरी स्थिति से निकल रही है, उनके संगठन के अंदर बंदरबाट चल रही है, कहीं पर कोई जा रहा है, कहीं से कोई आ रहा है। लेकिन हरियाणा की जनता को, देश की जनता को इससे बहुत अधिक सरोकार नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम से वो राहुल गांधी जी पूरे देश में देश को जानने के लिए निकले, लेकिन जहां पर
जो चुनावी, जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां पर कांग्रेस की लोकल इकाइयों ने उनको मना कर दिया कि ईश्वर के लिए हमारे यहाँ पर प्रचार करने मत आना, हमारे यहाँ से अपनी यात्रा भी ना लेकर जाना, क्योंकि उनके आने से चुनाव विपरीत दिशा में कांग्रेस का प्रभावित हो रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस देश से सिकुड़ती जा रही है, हरियाणा में जिसका सुपड़ा साफ है, उसी की तरफ बढ़ते हुए ये कदम है। ये कैसे म्यूजिकल चेयर्स खेलकर किसको लाते हैं, किसको लेकर जाते हैं, ये इनका अंदरूनी मामला है। इससे हरियाणा की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं। जी सर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, पार्टी का ये खुद का डिसीजन होता है, हर पार्टी के अंदर फेरबदल होते हैं, लेकिन ऐसे में इतना विवाद क्यों बनाया जा रहा है? अगर हरियाणा से छत्तीसगढ़ अगर पार्टी डिसीजन लेती है कि हम अध्यक्ष चेंज कर रहे हैं, और लेकिन इसका इतना विवाद क्यों बनाया जा रहा है इस पर? देखिए, पहली बात तो हरियाणा में इस प्रकार के उटपटांग के डिसीजन या देश में भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो निर्णय होते हैं सर्वसहमति से होते हैं, और निर्णय जो होते हैं, नेतृत्व जो है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या करती है, हम इसका तुल नहीं बना रहे। मैंने अपने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये बात कही है कि इससे भाजपा का या हरियाणा की जनता का या देश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। ये तो केवल कांग्रेस की एक अंदरूनी जो है बंदरबांट है, वो किसको कहां भेजते हैं ये उनका अंदरूनी मामला है। इससे हरियाणा भाजपा का या देश के अंदर देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है। जी, तो अभी इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मनीष खटाना जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि छत्तीसगढ़ में आपको इतना बड़ा पूरा फेरबदल करना पड़ा है? हरियाणा से बदलकर आप छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना रहे हैं, ऐसी क्या नौबत आ गई थी सर? मैम, सृष्टि का नियम है, बदलाव सृष्टि का नियम है, और बदलाव समय भी चाहता है और बदलाव होता रहना चाहिए। और अगर कांग्रेस संगठन अपने किसी बदलाव कर रही है, अपने संगठन के मजबूती के लिए, अपनी सरकार के लिए, आने वाली समय के लिए अगर कोई बदलाव कर रही है, तो बीजेपी के पेट में दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, मेरे भाई अभी कह रहे थे कि बीजेपी ऐसे ऊट-पटांग फैसले नहीं लेती है, वो सर्वसम्मति से। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बीजेपी में झूठ बोलने की कोई कक्षा है या कोई विश्वविद्यालय है। सर्वसम्मति से क्या नोटबंदी सर्वसम्मति का फैसला था? क्या 28% जीएसटी विश्व में सर्वाधिक सर्वसम्मति का फैसला था? क्या काले कृषि कानून सर्वसम्मति का फैसला था? क्या मोदी जी जो मन की बात करते हैं, जो जन की बात नहीं सुनते, क्या वो सर्वसम्मति का फैसला है कि रेडियो पे आके सिर्फ अपनी बात कहनी, उनसे दूसरे की बात तो कभी सुनी ही नहीं? लोकसभा में विपक्ष को बोलने का मौका ना देना, उनके माइक बंद कर देना, तो ये जो सारी बातें हैं ये सर्वसम्मति से क्या बीजेपी बैठकर करती है? 750 किसान शहीद हुए, जो बेचारे 1 साल तक सड़कों पे भूखे प्यासे सर्दी गर्मी बरसात में बैठे रहे, तो क्या ये बीजेपी का कैबिनेट का सर्वसम्मति का फैसला था? लेकिन मैं इस मुद्दे पर आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगी कि देखिए, किसान ये मुद्दे भटकाने वाली बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी बड़े चेहरों को दरकिनार कर रहा है हरियाणा में, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से बड़े चेहरों को दरकिनार कर रही है? जी सर, देखिए, कुमारी शैलजा को आपने हरियाणा से कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है। मैडम, अगर किसी को एआईसीसी में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद उनको किसी प्रदेश का प्रभार दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ जहां हमारी सरकार है, जहां पर सरकार है और वहां पर आपको इंचार्ज लगाया जा रहा है, तो इसको दरकिनार नहीं कहते, इसको कहते हैं उस आदमी की अहमियत को समझना और उसको उसकी अहमियत के अनुसार उसको पद देना। अगर कांग्रेस पार्टी में हर व्यक्ति को समय समय पर कुछ ना कुछ, जिस आदमी जो पर जहां बैठा होता है उसने कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी उसके लिए करती है, और अगर आज शैलजा जी को छत्तीसगढ़ का इंचार्ज बनाया गया है तो ये तोहफा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको। ये दरकिनार करना नहीं है, ये दरकिनार करना तो वो होता है जब किसी आदमी की सूझ। आज मुख्यमंत्री भी प्रभारी से पूछ के काम करेगा सरकार में, और उनकी देखरेख में चीजें होंगी, कांग्रेस की जितनी नीतियां हैं उनकी देखरेख में बनेंगी, तो इसको आप दरकिनार कहते हैं या उसको आप गिफ्ट कहते हैं? बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए मनीष खटाना जी और प्रोफेसर विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के मर्डर मामले में गोवा की मापुसा कोर्ट में दोनों हत्यारे पेश नहीं किए गए, जिसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। साथ ही कोर्ट ने जेलर को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। हत्या आरोपी फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर के वकील की ओर से जमानत के लिए याचिका नहीं लगाई गई है। तो आपको बता दें कि सोनाली मर्डर केस में जो सुनवाई थी उसे टाल दिया गया है। इस मामले में जो मुख्य हत्या आरोपी थे वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से ये जो आज सुनवाई होनी थी वो टाल दी गई है। तो टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के जो मर्डर के इस मामले में एक बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो गोवा की मापुसा कोर्ट में जो हत्यारों की पेशी होनी थी वो नहीं हो पाई है और अब 16 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। इस मामले में जो मुख्य आरोपी थे सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर, इन दोनों के वकील की ओर से जमानत की याचिका की गई थी और इसी मामले में सुनवाई हो रही थी, लेकिन कोर्ट में पेशी न होने की वजह से 16 तारीख के लिए ये सुनवाई टाल दी गई है। तो सोनाली मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर जो दोनों आरोपी थे उनकी आज पेशी होनी थी, लेकिन पेशी ना हो पाने की वजह से अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। दोनों ही आरोपियों के वकील की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। बता दें कि गोवा के मापुसा कोर्ट में आज दोनों ही आरोपियों को पेश होना था, जो कि आज पेश नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट ने जेलर से भी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। तो बताते चलें कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर केस का मामला है, जिसमें आज इस मामले में जो दो मुख्य आरोपी थे उन्हें कोर्ट में पेश होना था और आरोपी आज पेश नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से ये जो सुनवाई थी वो 16 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। आरोपी सोनाली फोगाट के जो पीए सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर, इन दोनों की ही वकील की तरफ से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कोर्ट ने जेलर से भी नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। सोनाली फोगाट का आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही निधन हुआ था और इस मामले में पुलिस ने सोनाली फोगाट, वहीं इस मामले पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़े हुए हैं। जी सुशील, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। तो बताते चले कि टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर का मामला है, जिसमें आज दोनों ही आरोपियों को पेश होना था कोर्ट में, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पेश नहीं हो पाए हैं आरोपी, जिसके चलते कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है। सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता हैं, जिनका गोवा में निधन हो गया था संदिग्ध परिस्थितियों में, और जांच पड़ताल के बाद फिर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और उन्हें आज पेश होना था। अब अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए टाल दी गई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने
जेलर के लिए भी नोटिस जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि गुरुग्राम से है, जहां हर खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में साइन बोर्ड पर लगे अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरियाणा प्रोविजन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शहर भर में जितने भी अवैध होर्डिंग लगे हैं उन्हें हटाया गया है। होर्डिंग लगाने वालों पर निगम ने 16 एफआईआर दर्ज करवाए हैं, जिसमें स्कूल, रियल एस्टेट सेक्टर, एडवर्टीजमेंट कंपनी समेत एक निगम पार्षद भी शामिल है। नहीं जी, ये तो देखने वाली बात है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, जो भी होगा, चाहे नेता हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाइडलाइन है? अगर विज्ञापन लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्या इलीगल है, ये सब चीजें क्या की जानकारी में क्या कहेंगे? देखो जी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जो आउटराइटली बैंड है, उन पे कभी परमिशन मिल भी नहीं सकती, जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं। तो वहीं इस खबर पर हमारे सहयोगी सुशील सिंह हमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। जी सुशील, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? तो बता दें कि हर खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम में अब साइन बोर्ड पर लगे अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हरियाणा प्रोविजन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेंसमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 16 एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें स्कूल, रियल एस्टेट सेक्टर, एडवर्टीजमेंट कंपनी समेत एक निगम पार्षद भी शामिल है। तो अवैध होर्डिंग्स को लेकर नगर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर अब जो अवैध होर्डिंग लगाए गए हैं उनको लेकर 16 एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं, जिसमें स्कूल, रियल एस्टेट सेक्टर, एडवर्टीजमेंट कंपनी समेत एक निगम पार्षद भी शामिल है। साइबर सिटी गुरुग्राम में जितने भी साइन बोर्ड लगे हैं उनमें अवैध होर्डिंग पर नगर निगम का कड़ा एक्शन देखने को मिला है। हमारे सहयोगी सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुशील जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए दीपिका, कल हम लोगों ने प्रमुखता से, हर खबर की टीम ने प्रमुखता से ये खबर चलाई थी और इसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से गुरुग्राम में जो विज्ञापन माफिया हैं वो सक्रिय हैं और वो हर तरफ सरकार के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। पूरी प्रमुखता से जब खबर हमने चलाई और उसके बाद निगम की टीम ने इन पर कार्रवाई की है और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और 16 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें बीजेपी का एक निवर्तमान पार्षद भी शामिल है, जिसके ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरी तरफ आज भी ऐसे कई स्थानों को चिन्हित किया गया है जिन पर यह कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी निगम की है। जी दीपिका जी, इस पर आपको अब आगे क्या कुछ पुलिस का कहना है इस मामले में? नहीं, देखिए, ये जो एक्ट है जिसको हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज डिफेंसमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से सार्वजनिक स्थानों पे अपना विज्ञापन लगाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसके ये जो ऑफेंस है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने उसका जुर्माना लगाया जाता है और एक शपथ पत्र देना होता है कि इसके बाद वो नहीं लगाएगा और मिनिमम जो जुर्माना होता है वो 250 रुपए का होता है और मैक्सिमम जितने खर्चे आए हैं उस विज्ञापन को हटाने में वो तमाम खर्चे प्रशासन जोड़ता है और उसके तहत वो जुर्माना लगाया जाता है। अगर वह व्यक्ति दोबारा ऐसी गलती करता है और कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे लगाता है तो उसके बाद उसका सजा का प्रावधान है, उसे जेल भेजने का प्रावधान है। तो अब इस एक्ट के तहत कार्रवाई निगम ने शुरू की है और देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बार
इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में तमाम ऐसे जो सिविल लाइन का इलाका है, रेलवे रोड का इलाका है, या फिर हम मेहरौली रोड की बात करें, तो इन तमाम इलाकों में सबसे ज्यादा जो डायरेक्शन बोर्ड्स होते हैं उन बोर्ड्स पे होर्डिंग मिलते हैं और उसमें मैक्सिमम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके होर्डिंग्स मिले थे और उन्हीं पर कार्रवाई हुई है और उन्हीं उस खबर को हमने जी सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर हमारी तरफ से कल जो खबर दिखाई गई थी उसका बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर अवैध होर्डिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बल्लभगढ़ से है। आपको बता दें कि देर रात तक डीजे बजाने पर प्रशासन सख्त हो गया है। सिटी थाना एसएचओ सत्यवान ने बताया कि पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश पर रात 10 बजे के बाद जो भी डीजे और लाउड स्पीकर बजाते हुए पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला ध्वनि प्रदूषण, छात्रों और बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया गया है, जिसको लेकर सभी वाटिका मालिकों और बैंकेट हॉल संचालकों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस संबंध में सभी चौकी इंचार्जेस को और एरिया में जो पड़ने वाले जो बैंकेट हॉल है और समारोह स्थल हैं उनको अलग से नोटिस देकर सूचना दे दी है कि भाई 10 बजे के बाद कोई भी डीजे न बजाए, कोई नॉइज पोल्यूशन न करे। यदि उसके बाद भी कोई करता है तो उसको नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोटिस बोर्ड भी बनवाया गया है और उनको अलग से सूचित किया गया है कि जो भी शादी समारोह का जो आयोजन करते हैं उनको पहले से ऑलरेडी सूचना दे दें कि भाई 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा। तो वहीं अब इस 10 बजे के बाद अगर डीजे बजाया जाएगा तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है बल्लभगढ़ में। तो अगर बल्लभगढ़ में देर रात तक डीजे बजाया जाएगा तो इस पर अब आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। शादियों का सीजन चल रहा है, इसी बीच प्रशासन की तरफ से बड़ा एक्शन उठाया गया है, जिसमें अब अगर रात को 10 बजे के बाद डीजे बजता है तो इस पर जुर्माना लगेगा। सिटी थाना एसएचओ सत्यवान ने इस मामले में बताया है कि पुलिस की तरफ से इस पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी बैंकेट मालिकों को सभी को बता दिया गया है कि अगर 10 बजे के बाद डीजे बजता है तो इस पर आपको भारी हर्जाना भरना पड़ेगा। तो बल्लभगढ़ में अब देर रात डीजे बजाना भारी पड़ेगा लोगों को, क्योंकि प्रशासन की तरफ से नए कदम उठाए गए हैं, जिसमें 10 बजे के बाद अगर डीजे बजाया जाता है तो जुर्माना लगेगा। तो वहीं हमारे साथ संजय गुप्ता जो कि ब्यूरो हेड हैं वो जुड़ गए हैं। चलिए जानते हैं सर, इस मामले में अब जो सख्ती लागू की गई है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो बैंकेट मालिक हैं उन सब का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये लगातार डीजे के जो कार्यक्रम थे 10 बजे के बाद भी लगातार डीजे बजते रहते थे। जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी बात करें, हम बच्चों की पढ़ाई का सीजन है उनकी बात करें, उन सभी को इससे परेशानी हो रही थी। तो जिसके चलते लगातार प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी, लगातार जुर्माने के लिए आदेश जारी किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंकेट हॉल मालिक हैं वो जो आदेश है उनकी पूर्ति पालना नहीं कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि अगर जो बैंकेट हॉल के जो मालिक हैं, क्योंकि पहले जो सख्ती बरती जाती थी वो बारातों पे और उन पे बरती जाती थी, लेकिन अब जो बैंकेट हॉल मालिक है उनको सख्ती से आदेश दिए गए हैं कि आपको 10 बजे के बाद डीजे बंद करना है, अन्यथा तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो ये प्रशासन की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर अगर रात 10 बजे के बाद अगर डीजे बजता है तो भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।